हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभयराज। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है और बहुत सारे एजुकेटर्स बता भी रहे हैं कि इस मंथ में एग्ज़ाम होगा, अब तक अपडेट आएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कोई नोटिस नहीं आया आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी नहीं आया है, तो आपके लिए देखिए उन सभी स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है जिनकी तैयारी अभी नहीं हो पाई है, वो तैयारी कर सकते हैं, समय मिल गया है, बहुत अच्छा उनके लिए। और जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक मैं कह सकता हूँ काफ़ी निराशा वाली बात है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जब पता चल जाता है हाँ डेट आ गया है, तो एक अंदर से मोटिवेशन बन जाता है और हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा ही, चाहे इस साल हो, इस साल के लास्ट तक हो, दिसंबर तक, या अगले साल हो, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा। बस आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन आज से हम लोग डेली देखेंगे। ठीक है, डेली हम लोग देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन। छोटा छोटा ये सीरीज़ है और डेली 10-10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल, कंप्यूटर एंड कॉमर्स से रिलेटेड। ये टारगेट है, आज से 10-10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे होगा। एक छोटी सी क्लास रहेगी, 10 मिनट या 15 मिनट्स की ये क्लास रहेगी। तो आप सभी स्टूडेंट जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, एक परफेक्ट तैयारी आपकी होती रहेगी। बाकी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, हमारे मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं इसके, और इसके लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहाँ से आप कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों लॉन्च हो गया। कोर्स तो चल ही रहा है 15 फरवरी से, और टेस्ट सीरीज भी आपका लॉन्च हो गया। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 65 मॉक टेस्ट, 35 मॉक टेस्ट हैं आपके, और प्लस आपका 8100 क्वेश्चन का ई बुक है, ये आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ ही मिल रहा है। और बाकी कोर्स कंप्लीट क्लास आपकी चल रही है, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स और टेस्ट सीरीज़, तो आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी अपनी कर सकते हैं, अच्छी तैयारी, एक कंप्लीट तैयारी, क्योंकि डिटेल में सारी क्लासेस हैं। चलिए यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा आपको मालूम है, आपके एग्जाम में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे, यूपी करंट हो, यूपी स्पेशल हो, और अपना करंट भी आएगा। ठीक है, करंट मेरे हिसाब से देंगे, यूपी करंट ही नहीं, यूपी करंट तो देंगे ही, बाकी नेशनल इंटरनेशनल करंट भी आपका छपने वाला है, मेरे हिसाब से देंगे वो लोग। ठीक है, वहाँ पे यूपी स्पेशल ये सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन करंट के क्वेश्चन एक दो डाल दिया जाएगा। और प्लस कंप्यूटर है, कॉमर्स है आपका। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चुनावी बॉन्ड क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये काफ़ी हाईलाइटेड था, और जैसा भी इलेक्शन वगैरह हुआ है तो 3 महीना पहले, तो बहुत ये ज़्यादा पॉपुलर था, ज़्यादा ये सुर्खियों में था, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपके। तो चुनावी बॉन्ड होता क्या है? तो चुनावी बॉन्ड आपका होता है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, उनको गुमनाम, चुपचाप, मतलब आपका नाम भी ना उजागर हो, आप उन लोगों को डोनेट कर सकें, चंदा दे सकें। ठीक है, एक तरीके से चंदा, डोनेशन देने के लिए चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ए आंसर सही है। राजनीतिक दलों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए जाने वाले जो बॉन्ड होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड हम कहते हैं। अब बेसिकली ये काफ़ी पॉपुलर, इसलिए काफ़ी चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसका मिसयूज़ भी हो रहा था, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे चुनावी बॉन्ड आपका एक वित्तीय साधन है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो भारत के किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, किसी भी राजनीतिक दलों को गुमनाम दान करने की अनुमति देता है। गुमनाम मतलब आपका नाम और आपका पता, कोई चीज़ उसमें मतलब मेंशन नहीं होगा, आपका पता नहीं चलेगा, मीडिया के सामने भी नहीं आएगा। ठीक है, और दान करने की अनुमति देता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपका चुनावी बॉन्ड। अब जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति, अगर वो मान लेते हैं किसी भी पार्टी को अगर वो डोनेट करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? एसबीआई बैंक, बेसिकली एसबीआई बैंक से ही ज़्यादा, मतलब एसबीआई बैंक से ही लोग बॉन्ड वगैरह ज़्यादा खरीदते हैं। तो एसबीआई बैंक से आप बॉन्ड वगैरह खरीद सकते हैं, और ख़रीद के आप उन राजनीतिक पार्टियों को पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली लोग डोनेट क्यों करते हैं? लोग डोनेट इसलिए करते हैं, उनका टैक्स बचता है। जितना भी आप डोनेट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उसमें बहुत सारी छूट मिलती हैं, डिडक्शन वगैरह जो चैप्टर है टीसी से टीयू, उसमें आपको कटौती मिलती है, टैक्स में कटौती मिलती है। तो बहुत सारी जो कंपनियां होती है, ये डोनेट करती हैं और कर का फ़ायदा उठाती है, टैक्स में इन्हें छूट मिलता है। ठीक है, इसीलिए लोग डोनेट करते हैं, और बड़ी कंपनियों के लिए काफ़ी सही रहता है, छोटी कंपनियों के लिए काफ़ी दिक्कत ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक बैलेंस से शुरू करते हुए, मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? कैश बुक बैलेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओवरड्राफ्ट पर बैंक द्वारा लगाए जाने वाला ब्याज है। भाई देखिए ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये है और हमें चाहिए कितना? 20,000 रुपये। तो बैंक वाला हमारी सिविल के आधार पे, ठीक है, हमारे अकाउंट्स की हमारा सिविल के आधार पे, सिविल मतलब आपकी ईमानदारी कितनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपने इससे पहले अगर लोन लिया है, आपने समय पर अगर चुका दिया है, तो आपकी सिविल अच्छी है। आपने नहीं सही समय चुका है तो आपकी सिविल बेकार है, माइनस में जाएगी, तो बैंक वाला आपको लोन वगैरह भी नहीं देगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको कब मिलता है? जब आपकी सिविल अच्छी रहती है। तो बैंक ने अगर ओवरड्राफ्ट, मतलब आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है, आपको 20,000 बैंक दे रहा है, कह रहा है चलिए 10,000 मैं अपनी तरफ से आपको दे दे रहा हूँ लोन के तौर पर। ठीक है, तो यही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, जिसे बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं। तो बैंक अगर आपको ये लोन दे रहा है, ये ओवरड्राफ्ट का पैसा दे रहा है, तो आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ब्याज भी लेगा। तो ये जो ब्याज होता है,
ये आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है, वित्तीय खर्चा होता है आपका। और बैंक वाला जब भी ये ओवरड्राफ्ट पे ब्याज लेगा तो आपके अकाउंट से वो काट लेगा, ठीक है, आपके खाते से कट जाएगा ये पैसा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कैश बुक से अगर हम चलेंगे, कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे, तो हमारे पासबुक से ये पैसा कट चुका है भाई, ब्याज बैंक ने डिडक्ट कर लिया। अब आप बैंक जाओगे, पासबुक प्रिंट कराओगे तब आपको मालूम चलेगा, या मोबाइल पर मैसेज आएगा तब आपको मालूम चलेगा। सिंपल सी बात है। अगर आपने कोई चीज़, अगर इंस्टॉलमेंट वगैरह आपने करा लिया है, फाइनेंस में कोई चीज़ आपने लिया है, तो जाहिर बात, आपने बैंक अकाउंट से करा लिया तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा, बैंक काट लेगा, तभी तो मालूम चलेगा। तो मतलब कहने का मतलब है, पासबुक में आपके पैसा कट चुका है। आपको कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक में क्या बैलेंस अभी करना चाहिए हमें, ठीक है। तो जाहिर बात है, जब बैंक ने पैसा डिडक्ट कर लिया है, पासबुक में वो मतलब लेस हुआ आ रहा है, तो अभी अपने कैश बुक में ये बैलेंस, इंटरेस्ट का जो चार्ज है, इसको भी हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये भी घटाया जाएगा आपका। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है, और ये आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है, सॉरी, तो सिलेबस में है, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, कैश बुक बैलेंस अगर हम शुरू करके करते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट पर बैंक द्वारा लगाया जाने वाला ब्याज जो होता है, ये घटाया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से एक्सपेंसेस है और बैंक खाते से ही हमारे कट जाता है, तो हम इसे कैश बुक के बैलेंस से भी इसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है, कम कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक के अनुसार जो शेष राशि है, मतलब बैलेंस एज पर द कैश बुक, ठीक है। कैश बुक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैश बुक का जो बैलेंस है 25,000 रुपये है, ठीक है, 25,000 रुपये है। 10,000 रुपये का जो चेक था हमने जारी किया, इशू किया अपने कस्टमर को या अपने सप्लायर को मैंने दिया, जिससे माल मैंने उधार लिया था। 10,000 का माल मैंने उधार लिया था, मैंने उसे 10,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, चेक मैंने जारी कर दिया। अब जब मैं चेक जारी करूँगा तो कैश बुक में से मैं वो 10,000 लेस कर दूँगा कि नहीं कर दूँगा? कर दूँगा, 10,000 घटा दूँगा अपने कैश बुक में से। लेकिन वो गया ही नहीं पेमेंट लेने के लिए, बैंक वो पैसा लेने के लिए गया ही नहीं, तो हमारे बैंक अकाउंट से तो वो पैसा घटा नहीं होगा, ठीक है। हमारे पासबुक में वो बैलेंस कम हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि वो लिया ही नहीं गया लेने, तो बैंक वाले ने पेमेंट भी नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, ये जो बैंक पासबुक है और हमारा जो कैश बुक है, इसके बीच के डिफरेंस को ही तो हम रिकनसाइल करते हैं, सही करते हैं, उसी को ही तो हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। बैंक पासबुक और आपके कैश बुक जो आप तैयार करते हैं, इसी के बीच के अंतर को, मतलब डिफरेंस को, ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को ठीक करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटी हम करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, उसी को ही हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, अभी तक तो मैंने क्वेश्चन का क्लू मैंने बताया। पासबुक के अनुसार शेष राशि क्या होगी, जब देखिए वो बैंक गया ही नहीं पैसा लेने, तो हमारे पासबुक में क्या बैलेंस शो कर रहा होगा। तो देखिए, हमारे कैश बुक में अगर 25,000 रुपये है, हमारे कैश बुक में अगर 25,000 रुपये है, तो हमारे पासबुक में भी इतना रुपया होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए, राइट। लेकिन हमने चेक जारी किया तब ये 25,000 था, हमने जब चेक जारी किया तब 25,000 रुपये हमारे कैश बुक का बैलेंस था। मतलब 10,000 हमारे कैश बुक से मैं घटा के, भाई मैं किसी को चेक जारी करूँगा तो मैं 10,000 लेस कर दूंगा कि मैंने पेमेंट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन हमारे वो गया ही नहीं पेमेंट लेने, तो हमारे पासबुक में अभी 2500 प्लस 10,000 ये भी अभी दिखा रहा होगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पासबुक का जो बैलेंस होगा वो 35,000 रुपया शो कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पासबुक का जो बैलेंस होगा वो कितना होगा, 35,000 शो कर रहा होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को, क्लियर। या यहाँ पे देखिए, 25,000 हमारे कैश बुक का बैलेंस था, 10,000 हमने भुगतान के लिए जारी किया, लेकिन वो गया ही नहीं लेने, तो जाहिर सी बात है, जब वो गया ही नहीं तो हमारे पासबुक का जो बैलेंस है वो 35,000 शो कर रहा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2028 तक पर्यटन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो मस्ट आएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2028 तक पर्यटन में टोटल कितने मतलब परसेंट, या मैं कितना गुना वृद्धि का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, कितना गुना इन्होंने वृद्धि का लक्ष्य रखा हुआ है, टारगेट क्या रखा हुआ है। तो टोटल 5 गुना इन्होंने वृद्धि का लक्ष्य रखा हुआ है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे आपका ताजमहल हो गया, ठीक है, आगरा का किला हो गया, फिर इधर आपका कुशीनगर में बुद्ध भगवान का पूरा उनकी जन्मस्थली वाला जो भी है, ठीक है। कुशीनगर नहीं, लुम्बिनी उनका था, कुशीनगर में भी उनकी जो जहाँ पे डेथ हुई थी वो सारा चीज़ पूरा स्मारक वगैरह हो गया। बनारस भी पर्यटन के क्षेत्र से है, अयोध्या भी है, आपका प्रयागराज भी है घूमने फिरने, ठीक है। बहुत सारे प्राचीन स्मारक हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेस, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का 2028 तक ये टारगेट है कि इसे 5 गुना बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 70,000 करोड़ रुपए का सकल मूल्यवर्धन प्राप्त करना है, 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना है, ये उत्तर प्रदेश का टारगेट है। ओडीओपी की अवधारणा पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब शुरू की गई, ये पूछा जा रहा है। ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, काफ़ी पॉपुलर है, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग वगैरह मिला हुआ है। और ओडीओपी तो अलग है भाई, जीआई टैग अलग है, ठीक है। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब एक ज़िले की जो पहचान है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से सभी के सामने प्रदर्शित करना, पॉपुलर करना, उसको मार्केट में लाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जान सकें, यही होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसे
बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कब आया था ओडीओपी? 1 जनवरी 2018 को ये अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे प्रस्तुत कब किया गया? 1 जनवरी 2018 को ओडीओपी के कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया गया। ठीक है? आइए यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए ओडीओपी क्या है। ओडीओपी देश के प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को मतलब प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करवाने के लिए जिला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है। ठीक है? जैसे प्रयागराज का प्रतापगढ़ का आंवला फेमस है, तो उसे ओडीओपी के तहत रिप्रेजेंट किया गया। और फिर प्लस लखनऊ का आपका अमरूद फेमस है, मलिहाबाद का आम फेमस है, तो उसको पूरी तरीके से ओडीओपी के तहत उसे पॉपुलर किया गया। ठीक है? कुशीनगर का केला है, तो उसे ओडीओपी के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उसकी ब्रांडिंग की गई, बढ़ावा दिया गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसका जो उद्देश्य होता है, प्रत्येक जिले की स्थानीय क्षमता, संसाधनों, कौशल, संस्कृति, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसकी एक विशिष्ट पहचान दिलाना ओडीओपी का काम है। क्लियर? इसकी अवधारणा जो है वो 1 जनवरी 2018 को प्रस्तुत की गई और देश के सभी 761 जिलों से 1000 तक उत्पादों का चयन किया गया। इसमें कपड़ा, कृषि, प्रसंस्कृत सामान, दवाएं आपकी हो गई, औद्योगिक वस्तुएं हो गई, ये सभी चीज़ें हैं। खाने पीने वाली आइटम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मैंने बोला है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है एआई, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो कंप्यूटर में बुद्धिमान व्यवहारों के अनुकरण से संबंधित है। ऐसे समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आर्टिफिशियल मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। मतलब जो बनावटी, जैसे एक होता है नेचुरली जो आपको गॉड गिफ्टेड ने आपको ब्रेन दिया है, सोच समझ सकते हैं आपको दी अपने हिसाब से। एक होता है आर्टिफिशियल जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, उसको दिमाग जो दिया गया है, चिप के माध्यम से दिया गया है। ठीक है? तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी बुद्धिमत्ता। ठीक है? इंटेलिजेंस सोचने समझने की क्षमता, वो आर्टिफिशियल होता है और इसे कंप्यूटर के माध्यम से दिया गया है। तो यही होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, देखिए, कंप्यूटर विज्ञान का एक शाखा है जो कंप्यूटर में बुद्धिमान व्यवहार के अनुकरण से संबंधित है। एआई जिसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र है जो मानव बुद्धि की आवश्यकता वाले कार्यों को करने में सक्षम बनाने में केंद्रित है। इन कार्यों को तर्क, सीखना, समस्या धारणा, समझ, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे आज के समय में जो रोबोट है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम कर रहा है। एआई का यूज़ हर जगह हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गया है। चैट जीपीटी आप सुन ही रहे होंगे, वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, आपको पूरा आंसर मिल गया। तो ये एआई का ही है। ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है ये। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हर जगह आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है? कंप्यूटर विज्ञान एक तरीके से कंप्यूटर विज्ञान की देन है। कौन सा इसमें से एआई का एक प्रकार है जो मशीनों को अनुभव के माध्यम से कार्यों में सुधार करने में सक्षम बनाता है? तो एआई का कौन सा ऐसा टाइप है जो मशीनों को मनुष्य जैसा सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है? तो ये मशीन लर्निंग हो गया भाई। मनुष्य से बात करने की क्षमता है। ठीक है? मशीन लर्निंग के तहत एआई का ही एक पार्ट्स है। जैसे आपने देखा होगा, एक न्यूज़ एंकर है, वो किसी से भी बात कर रही है, किसी की रिपोर्टिंग कर रही है, तो मशीन लर्निंग ये एआई का ही एक पार्ट्स है जो उसको बेहतर बनाती है। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मशीन लर्निंग एआई का ये क्या है? उपसमूह है जिसमें एल्गोरिदम का विकास शामिल है जो कंप्यूटर को डेटा के आधार पर सीखने, निर्णय लेने की अनुमति देता है और मशीनों को अनुभव के माध्यम से समय के साथ कार्यों पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सक्षम करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक भाषा संस्करण, जिसे हम बोलते हैं एनएलपी, का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? एनएलपी, ठीक है? एनएलपी मतलब आपका क्या? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका प्राइमरी गोल्स क्या है? तो इसका प्राइमरी गोल्स है टू एनेबल मशीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्ट ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज को पूरी तरीके से, मतलब मशीनों को मानव भाषा को समझने और उसकी व्याख्या करने में सक्षम बनाता है आपका क्या? एनएलपी, प्राकृतिक भाषा संस्करण। ठीक है? तो ये है एआई का ही एक पार्ट से भी है आपका। ठीक है? एआई का, तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक भाषा संस्करण एआई का एक सेक्टर है, एक क्षेत्र है जो प्राकृतिक भाषा के माध्यम से कंप्यूटर और मनुष्यों के बीच बातचीत करने को केंद्रित करता है। इसका लक्ष्य मशीनों को मानव भाषा समझने, व्याख्या करने, उस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है, जो सार्थक और उपयोगी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्पेशल, आपके एग्जाम में आएगा 20 क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वेस्ट यूपी जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये गन्ना के क्षेत्र में सबसे आगे है, गन्ना के प्रोडक्शन के मामले में, गन्ना के उत्पादन के मामले में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापक रूप से गन्ने का उत्पादन के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो गन्ने के उत्पादन के लिए काफ़ी उपजाऊ है, उपयोगी है, अनुकूल है। जलवायु भी काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए, उच्च पैदावार योग्य बनाती है यहाँ की मिट्टियाँ, और जिससे यह फसल की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। गन्ने के लिए ज़्यादा बारिश होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा बारिश पूरी यूपी में होता है, पश्चिमी यूपी में भी होता है कई कई जगह।
चलिए आगे बात कर लें, उत्तर प्रदेश में कौन सी कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये हर जगह कोई भी बुक उठाइए वन लाइनर आपको मिल जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। ये है आपका नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये यूपी का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का कौन सा है? नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये उत्तर प्रदेश का है। वैसे तो आप तो ये जान ही जाएंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो बैंगलोर है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो तमिलनाडु है, ये पंजाब है, तो ऐसे ही आप आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये है कहाँ पे? ये आपका फैजाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी आपका है। ये कृषि शिक्षा अनुसंधान विस्तार के लिए एक प्रमुख तौर पे इस्टेब्लिश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मुख्य तौर पे मेनली किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश गेहूं के मामले में सबसे आगे और चावल ओवल के मामले में दूसरे या तीसरे स्थान पे है, हर साल डेटा बदलता रहता है। तो ये सब चीज़ें किस मिट्टी में होती हैं? ये सब चीज़ें जलोढ़ मिट्टी में होती है, क्योंकि यूपी गंगा यमुना का मैदान है, यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल मैदान है, तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है। इंग्लिश में एलुवियल सॉइल, हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूपी में मेनली ये इस तरह की मिट्टी आपकी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, गंगा खासकर गंगा के मैदानों की वजह से ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है, बहुत सारी फसलों के लिए उपयुक्त है, कृषि गतिविधियों को यहाँ पे आदर्श अनुकूल जलवायु मिलती है। तो छोटी सी क्लास थी, 10 क्वेश्चन डेली हम डिस्कस करेंगे यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पूरी तरीके से असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का, तो पूरी तरीके से जो बैच है, बैच की सारी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, ठीक है। अभी जीएफआर वगैरह बचा हुआ है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, वो हो रहा है क्लास में। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सभी क्लास लेक्चर, सभी के पीडीएफ नोट्स, 100+ क्लास लेक्चर हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट ये है। और सभी के पीडीएफ नोट्स, मैराथन क्लास उसका नोट्स, वीकली मॉक टेस्ट जो अपडेट किया था वो आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ऐप पर मिल जाएगी। मिनिमम फीस के साथ ये सारी क्लासेस आपको मिल रही है। इसके लिए आपको हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ओके। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।